हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को। ये प्रैक्टिस सेट आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे उन सभी को हम विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा? लार का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ पीएच पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। अब देखिए, इसमें लार का पीएच पूछा है, तो लार का पीएच कितना होता है? तो लार का पीएच होता है 6.5। ये कैसा होता है? ये हल्का अम्लीय होता है। अब देखिए, ब्लड का पीएच पूछा जाता है। किसका? ब्लड का पीएच पूछा जाता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच में लाई करता है ब्लड का पीएच। और ये कैसा होता है? क्योंकि ये 7 से ऊपर है तो ये हल्का क्षारीय होता है। यूरिन का पीएच पूछा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यूरिन का जो पीएच है ये अप्रोक्स कितना माना जाता है? 6 माना जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो 4.5 से 8 के बीच में लाई करता है जो यूरिन का पीएच होता है। अब देखिए, लेमन का पीएच भी पूछा जाता है। ये ह्यूमन बॉडी से अलग है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 2 से 3 के बीच में जो है लेमन का पीएच लाया करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पे 1 से 14 तक जो है पीएच वैल्यू डिनोटेड होती है। अब देखिए, जो 1 से 7 तक जिनका पीएच वैल्यू होता है, तो ये कैसा नेचर होता है इनका? ये होता है एसिडिक नेचर होता है। और जिनका पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में लाई करता है, वो कैसा नेचर होता है उन एलिमेंट्स का? तो उनका नेचर होता है बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय नेचर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कहते हैं अम्लीय। अब देखिए, जो 7 है, 7 पीएच जो है ये ना तो एसिडिक नेचर होता है इसका, ना ही बेसिक नेचर होता है, ये होता है न्यूट्रल। अब 7 पीएच जो है किसका होता है? तो ये होता है प्योर वाटर का। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7। ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक, ये होता है न्यूट्रल। तो ये इतनी बातें जो है आप पीएच के बारे में याद रखिएगा। अब लार का यानी कि सलाइवा का पीएच पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 6.5, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें नाबार्ड से रिलेटेड जो है 2 स्टेटमेंट दी हुई है, इसके बारे में पूछा है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल, मैं लिख देती हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना जो है नाबार्ड का उद्देश्य है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में जो है नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। अब देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। नाबार्ड इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है मैंने अभी बताया मुंबई में है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये क्या हो गई? करेक्ट हो गई। अब देख लेते हैं ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहजहांनामा, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, शाहजहांनामा जो है ये लिखी गई थी इनायत खान के द्वारा। किसके द्वारा? इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी शाहजहांनामा। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत खान। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट इम्प्लीमेंटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 में। कब लागू हुआ था? 2005 में ये लागू हुआ था, लेकिन 10 फरवरी 2006 में जो है ये प्रभावी हुआ था। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रभावी होना अलग बात है और लागू होना अलग बात है। लागू कब हुआ था? 2005 में हुआ था, और प्रभावी हुआ था ये 10 फरवरी 2006 में। ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उनकी स्थापना करना, विकास करना और प्रबंधन करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड स्टेट टू एक्सेप्ट विलेजली सब्सिडायरी ट्रीटी वॉज, विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो विलेजली की सहायक संधि थी, विलेजली की जो सहायक संधि थी इसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो सबसे पहले इसको स्वीकार किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। हैदराबाद के निजाम के द्वारा जो है 1798 ईस्वी में जो है विलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। इसके बाद 1799 में जो है मैसूर ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैसूर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है, ये पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, समान ताप तथा समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये कौन सा नियम है? तो ये है अवोगाद्रो का नियम, यानी कि अवोगाद्रोज लॉ है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये की गई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद जो है ये जो ब्रह्म समाज था ये दो भागों में बट गया। एक था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। अब देखिए, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया था। और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इसमें भारतीय ब्रह्म समाज पूछा है तो आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डेट वॉज ऑब्जर्व्ड एज मॉर्निंग डे इन बंगाल ड्यूरिंग द बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के दौरान कौन सी ऐसी तिथि थी जिसे बंगाल के शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये थी 16 अगस्त 1905। 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन के दौरान इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये तिथि कौन सी थी? तो इस दिन जो है जो बंगाल विभाजन था, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये आधिकारिक रूप से इस दिन लागू हुआ था। इसी वजह से इसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी ये किसके द्वारा की गई थी? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905
19 जुलाई 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और ये आधिकारिक रूप से लागू कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1905 में ये लागू हुआ था। तो इसी वजह से इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 12 जून 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ये वो मात्रा होती है जो उस वस्तु के जड़त्व पर निर्भर करती है, यानी कि उसके इनर्शिया पर डिपेंड करती है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी मात्रा। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इनर्शिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टांका निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो देखिए फ्रेंड्स, टांका या सोल्डर इसे कहा जाता है। ये टिन और लेड का जो है ये मिश्रण होता है। टिन को कहा जाता है Sn और लेड को कहा जाता है Pb। तो याद रखिएगा, टिन और लेड का मिश्रण है क्या? टांका या सोल्डर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच विच डिपेंड्स ऑन। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो कि निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या फिर इसे पिच कहा जाता है। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहती है तो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तो हाई पिच रहता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी रहती है तो जो पिच है वो भी कैसा हो जाता है? लो। याद रखिएगा, तो ये किस पर निर्भर करती है? ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज्ड इन ड्राई सेल। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, शुष्क सेल में जो अमोनियम क्लोराइड है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ZnCl2, इनका जो पाउडर होता है, चूर्ण होता है, इसका उपयोग किया जाता है शुष्क सेल में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफेक्ट डज ए डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर हैव एन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वायु का तापमान कम होने पर जो सापेक्ष आर्द्रता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने से ये बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा में गर्म हवा की तुलना में नमी धारण करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है। इसी वजह से वायु का तापमान कम होने से जो सापेक्ष आर्द्रता है वो बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज़ ए प्ले ग्राउंड बीन फाउंड। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा है कहाँ पर? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धोलावीरा। और यहीं से खेल के मैदान के साक्ष्य पाए गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, धोलावीरा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये पारित किया गया था? तो 1942 में बॉम्बे अधिवेशन में, कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन हुआ था 1942 में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इस
अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बॉम्बे अधिवेशन की। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को जो है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों के यानी कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज कंसिडर्ड ए हार्मोन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है या समझा जाता है? तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हार्मोन समझा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है कैल्सीफेरोल। क्या? कैल्सीफेरोल। विटामिन जो डी है, डी दो प्रकार का होता है, एक होता है D2 और एक होता है D3। D2 को कहा जाता है अर्गोकैल्सीफेरोल, अर्गोकैल्सीफेरोल, और जो D3 है इसको कहा जाता है कोलीकैल्सीफेरोल। याद रखिएगा, साइंटिफिक नाम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव का जो हृदय है, मानव का जो हार्ट है, ये 4 चैम्बर्ड होता है। कैसे? 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 जो हैं इसमें वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोबाल्ट 60 जो है ये क्या एमिट करता है, क्या उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग जो है चिकित्सा में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोबाल्ट 60 जो है ये गामा रेज उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग जो है चिकित्सा में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कोबाल्ट 60 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार में जो है उपयोग में लाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गामा रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा के विषय पर जो है इसमें अंतर है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जो जैन धर्म है इसमें आत्मा की प्रधानता थी और ये आत्मा को मानता था। तो इन दोनों में किसके विषय पर अंतर है? तो आत्मा के विषय पर जो है इन दोनों में अंतर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। निम्नलिखित में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की जो कैपिटल है ये है ज़ैग्रेब। ज़ैग्रेब जो है क्रोएशिया की कैपिटल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड महावीर स्वामी गिव हिज फर्स्ट सरमोन। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने जो है पहला उपदेश जो है अपना राजगृह में दिया था। कहाँ पर दिया था? राजगृह में जो है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजगृह। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस लीड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए फिर जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये कब हुई थी? ये 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये एक जहरीली गैस थी जिसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। और ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और इसमें 3000 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मारे गए थे। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन हैव। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य
हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 500, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम हो सकते हैं 60। याद रखिएगा। तो इसमें अधिकतम पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 500। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहजहाँनामा? शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शंस है शाहजहाँ, हमीद लाहौरी, इनायत खान या फिर अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।